नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश के काशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को बहुत जोर का थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज पूरे चुनाव तक सुनाई देती रहेगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। आपको पता है उनकी यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश में चलते हुए उन्होंने एक दिन पहले ये कहा कि बनारस के जो युवा हैं वो नशेड़ी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने रात में देखा कि बाजा बज रहा था और युवा ज़मीन पर लेटे हुए नाच रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसका जवाब दिया। हालांकि व्यक्तिगत आक्षेप करते नहीं वो, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से ऐसा लगा कि उनके लिए अपने को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमला काशी के युवाओं पर था। उनका चुनाव क्षेत्र है और उनको उनकी सबसे प्रिय जगह है, और वहाँ के युवाओं का जो योगदान है, जो वहाँ के युवाओं की प्रगति है, उसको देखने के बाद कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनके खुद के होश का पता नहीं, वो बनारस के युवाओं को नशेड़ी बता रहे हैं, और ये पहला मौका नहीं है। राहुल गांधी इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान कर चुके हैं। आपको याद होगा कि एक समय उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के युवा भिखारी हैं, भीख मांगने मुंबई और महाराष्ट्र जाते हैं। तो राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वो क्या बोलते हैं, उनको समझ में आता है कि नहीं, उनको कोई समझाने वाला है कि नहीं, ये तो पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना जो किया, उनकी छवि पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी जो छवि बनी हुई है उसमें कोई बेहतरी होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती। जब भी कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि ऐसा हो रहा है, तब वो कुछ ऐसा बोल देते हैं। ये जो उनका वाक्य है, ये उनकी जो टिप्पणी है, ये पूरे लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस पार्टी को सताती रहेगी, कांग्रेस पार्टी को परेशान करती रहेगी। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दी है। बनारस पूर्वांचल का मुख्य केंद्र है। पूरे पूर्वांचल की राजनीतिक गतिविधियां बनारस से केंद्रित हैं, यहाँ से नियंत्रित होती हैं। इसीलिए 2014 में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश से जब चुनाव लड़ने का फैसला किया तो वाराणसी को चुना। और यहाँ आपको याद दिला दें, यहाँ पर एक गढ़वा घाट है। गढ़वा घाट में मठ है यादवों का, यादव समाज का मठ है, सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा मठ है, सबसे प्रतिष्ठित मठ है। इस मठ की यादव समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। और 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव बनारस गए, लेकिन इस मठ में नहीं गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मठ में गए थे 6 मार्च 2017 को। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय, और वो गए थे। उसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। मठ के जो पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था, और उनका वो आशीर्वाद पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 403 में से 325 सीटें जीती थी। ये सब बातें अखिलेश यादव को ज़रूर याद होंगी, भले ही उनको समझ में ना आ रहा हो कि राहुल गांधी ने उनका कितना बड़ा नुकसान किया है। बनारस के युवाओं को नशेड़ी बताकर उन्होंने एक तरह से सारे उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान किया है। और अभी अभी ताज़ा गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव की पार्टी और कांग्रेस के बीच में। ये दूसरी बार है इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का। इससे पहले तक राजनीति में साथ तो कई बार लिया, समर्थन तो लिया है पहले भी। मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव के पिता ने, राजनीतिक रूप से, लेकिन कभी गठबंधन नहीं किया। 2017 में भी वो इस गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन अखिलेश यादव ने गठबंधन किया और नारा लगा यूपी के 2 लड़के। और यूपी के 2 लड़कों का हाल ये हुआ कि दोनों ने अपनी अपनी पार्टी को डुबो दिया। समाजवादी पार्टी, जिसकी उस समय 2017 में 224 सीटें थीं विधानसभा में, वो 224 से घटकर 47 पर 47 पर आ गई। कांग्रेस पार्टी, जिसकी 26 सीटें थीं विधानसभा में, वो घटकर 7 यानी 7 पर आ गई, 26 से घटकर 7 पर आ गई। तो दोनों पार्टियां डूब गईं। उससे अब तक वो उबर नहीं पाई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जरूर अखिलेश यादव की पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली हैं, 111 सीटें मिली हैं, लेकिन वो संभव हो सका है ओम प्रकाश राजभर के समर्थन के कारण। ओम प्रकाश राजभर अब उनके साथ नहीं है। अखिलेश यादव अकेले पड़ने के डर से
और कांग्रेस को डराकर उन्होंने ये समझौता किया है। जब लग रहा था कि कांग्रेस समझौता नहीं करना चाहती, अखिलेश यादव को डर क्या था? कांग्रेस पार्टी के पास कोई वोट नहीं है जो वो ट्रांसफ़र कर सके, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी साथ नहीं होगी तो वोट में कमी आ जाएगी, ऐसी आशंका नहीं थी। उनको डर था कि जिस तरह का ट्रैक्शन कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम समुदाय के बीच मिल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसकी वजह से अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट काट सकती है। वो नहीं चाहते थे कि उनका मुस्लिम वोट बटे। उसको कंसोलिडेट करने के लिए उनके लिए कांग्रेस से समझौता करना मजबूरी था, और समझौता जिस तरह से हुआ है उससे आप देख सकते हैं, जो अगर आपने वो वीडियो देखा हो, अगर वो दृश्य देखा हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज दोनों पार्टियों के नेताओं की क्या थी। और ये समझौता शीर्ष स्तर पर नहीं हुआ है। जो कैमरे के सामने जो लोग आए उसमें समाजवादी पार्टी की ओर से उदयवीर सिंह और कांग्रेस की ओर से अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। और समाजवादी पार्टी ने ज़्यादातर वो सीटें दी हैं कांग्रेस पार्टी को जो पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में बसपा लड़ी थी, जहाँ से वो मुस्लिम बहुल सीटें दी हैं, जिससे उसका मुस्लिम वोट इधर उधर न जाए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को एक और भी डर, और वो डर अभी बना हुआ, वो डर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और कांग्रेस पार्टी ने का इंतज़ार भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी को अभी भी इंतज़ार है बसपा के साथ आने का, और अखिलेश यादव को यही डर है कि अगर बसपा कांग्रेस के साथ आ गई तो उनके लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर मुस्लिम वोट का बंटवारा निश्चित रूप से होगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। लेकिन बसपा अपने पत्ते खोल नहीं रही है। हालांकि मायावती साफ साफ कह चुकी हैं, सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उम्मीद छोड़ी नहीं है। लेकिन एक और बात है जिसकी ओर पता नहीं आपका ध्यान गया कि नहीं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका चुनाव क्षेत्र था फूलपुर, प्रयागराज के बगल में है, जो पहले इलाहाबाद था उसके बगल में है। फूलपुर से उनके खिलाफ एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी लड़े थे, हार गए हो तो स्पष्ट है। उसके बाद उनके निधन के बाद, जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद जो बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ उस सीट से उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित लड़ी थी और जीती थी। उसके अलावा जब जनता पार्टी बनी तो जनता पार्टी की ओर से विजय लक्ष्मी पंडित लड़ी थी चुनाव और जीती थी। पहली बार ऐसा होगा, और ये भी याद दिला दें, 2019 के लोकसभा चुनाव या 2017 के विधानसभा चुनाव के कैंपेन की शुरुआत राहुल गांधी ने फूलपुर से की थी, या अपनी लिगेसी याद दिलाने के लिए। ये जो वंशवादी होते हैं, इनकी ये बड़ी खराब आदत होती है, लेकिन इनके लिए, अपने लिए अच्छी आदत होती है। याद दिलाते हैं कि हमारा वंश क्या था, हम क्या थे, तो वो अपनी लीगेसी याद दिलाने की कोशिश करते हैं। अपने वंश का जो प्रभाव था उसको बताकर आज वो प्रभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर फूलपुर से उन्होंने कैंपेन की शुरुआत की थी। ये पहली बार होगा 1952 के बाद जब फूलपुर से कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। गांधी परिवार का तो बहुत पहले ही नाता टूट गया था। विजय लक्ष्मी पंडित के बाद वहाँ से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति जो है चुनाव नहीं लड़ा फूलपुर से, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है। ये पहली बार होगा कि फूलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं होगा। ये होता है लीगेसी को भूलना। ये होता है जब आप दूसरों को नशेड़ी कहें और आपको खुद का होश ना हो, तब ये होता है। कैसे इस समझौते में कांग्रेस पार्टी मान गई कि फूलपुर की सीट उसके पास नहीं होगी। वो एक प्रतीकात्मक सीट है, कांग्रेस जीत जाएगी ऐसा नहीं है। कांग्रेस किसी भी हालत में नहीं जीतेगी, और मेरा तो मानना है कांग्रेस पार्टी 2024 में लोकसभा की कोई सीट उत्तर प्रदेश से नहीं जीतने वाली है। लेकिन कांग्रेस के लिए फूलपुर को भूल जाना यानी नेहरू की लिगेसी को भूल जाना, नेहरू की राजनीति को भूल जाना, और अपने परिवार की लिगेसी को बचाए रखने की जो कोशिश सिमट कर रह गई है अमेठी और रायबरेली तक, उस पर टिप्पणी है ये। गठबंधन की घोषणा हो गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव सामने नहीं आए हैं। एक ट्वीट जरूर उन्होंने किया
और कहा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों पार्टियां सहज नहीं हैं इस गठबंधन से। दोनों पार्टियों ने मजबूरी में गठबंधन किया है कि अलग थलग न पड़ जाए। समाजवादी पार्टी की मजबूरी ये थी कि उसको किसी भी तरह से रोकना था कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के करीब जाने से या फिर मुस्लिम वोटों के बंटवारे से। उसको मालूम था कि कांग्रेस पार्टी का अपना कोई जनाधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर अलग लड़ेगी तो मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी के वोट में सेंध लगाएगी। और कांग्रेस को ये डर था कि वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगी। उसके लिए अमेठी और रायबरेली में जीतना तो बहुत दूर की बात है, लड़ना भी कठिन हो जाएगा। तो इसलिए दोनों ने मजबूरी में, दोनों ने एक दूसरे के डर से किया है और डराया अखिलेश यादव ने आखिर में आकर। अखिलेश यादव ने जब देखा कि तमाम कोशिश के बावजूद कांग्रेस समझौते के लिए, गठबंधन के लिए, सीटों के तालमेल की बातचीत के लिए सामने गंभीर होकर नहीं आ रही है, तो उन्होंने अपनी तीसरी लिस्ट जारी की। 3 लिस्ट में उन्होंने 31 उम्मीदवार 31 कैंडिडेट्स की घोषणा की, जिसमें तीसरी लिस्ट में वाराणसी से सुरेंद्र पटेल का नाम घोषित किया। वाराणसी से कैंडिडेट घोषित करने का संकेत बड़ा साफ था अखिलेश यादव की ओर से कि अब कोई गठबंधन की बात नहीं होगी। जैसे ही ये घोषणा हुई, कांग्रेस पार्टी तुरंत बातचीत की टेबल पर आ गई और सीटों का समझौता हो गया। वाराणसी कांग्रेस को मिल गई और उसके अलावा जो सीटें मिली हैं उनमें से कांग्रेस के किसी भी सीट पर जीतने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। सिर्फ इतना है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण सपा का मुस्लिम वोट शायद बचा रहे, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, ये निर्भर करता है कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी अपने कैंडिडेट किस तरह के खड़े करती है। अगर बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, जिसका आरोप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समय समय पर लगाते रहते हैं, तो आपको उसका संकेत जो है या उसका प्रमाण देखने को मिलेगा बसपा की कैंडिडेट लिस्ट में। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है तब से ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव इतना करीब आ गया है और बसपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इससे पहले तक होता ये था कि लगभग 1 साल पहले जो है बसपा अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देती थी, लेकिन अभी तक बसपा के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है। इसका मतलब बसपा इंतज़ार कर रही है कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करे। अगर बसपा मुस्लिम बहुल इलाकों में ताकतवर और मजबूत मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करती है तो मुस्लिम वोटों का बंटवारा होना तय है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जाटव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, जो कि सही भी है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो प्रभावी होता है, वो खासतौर से वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वो है जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन। जयंत चौधरी के जाने के बाद उसकी संभावना खत्म हो गई और मायावती के ना आने से कांग्रेस के लिए इस कॉम्बिनेशन की संभावना खत्म हो गई है। अब बची समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि जहाँ यादव ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों की संख्या कम है, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ यादवों की संख्या कम है। तो उनका जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है उसमें जब तक कुछ एक वोट जुड़ता नहीं, चाहे वो छोटा ही सही हो, तब तक बात बनती नहीं। जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के जोड़ने से समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। इस बार ऐसी कोई पार्टी है नहीं। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के पास अपना ही वोट नहीं है, तो ट्रांसफ़र करने की तो बात ही नहीं होती। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत बड़े संकट में है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी का गठन 1992 में जब से हुआ था तब से अब तक का उसका सबसे संकट का दौर है। उसके लिए अस्तित्व का सवाल है। अगर इस लोकसभा चुनाव में 14 और 19 की जैसी स्थिति समाजवादी पार्टी की रहती है तो आप मानकर चलिए कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उसके यादव वोट बैंक में भी बीजेपी सेंध लगाने में कामयाब हो सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।